गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 18 व 19 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि आपने संज्ञान प्रतियोगी संस्थान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया और रेगुलर आपने वीडियो देखे हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ICMR कोविड-19 उपचार के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भाग लेगा। ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में कितने संभावित एंटीवायरल एजेंट शामिल होंगे? तो दोस्तों, अभी जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके अभी अध्यक्ष हैं बलराम भार्गव। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, इसमें अभी ये मतलब जो ग्लोबल सॉलिडेरिटी जो ट्रायल है उसमें भाग लेने वाला है ICMR। तो इसमें कितने एंटीवायरल एजेंट पर शामिल किया जाएगा, मतलब कितने एजेंट यहाँ पर शामिल होंगे एंटीवायरल के। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 3, 4, 5 या 7। तो दोस्तों कितने होंगे? 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, उच्च शैक्षणिक संस्थानों को स्वचालित करने के लिए समर्थ ऐप लॉन्च किया गया है। यह किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपको बताना है। यानी जो हायर एजुकेशन जो संस्थान हैं उनको स्वचालित करने के लिए, यानी उनके काम स्वतः ही हों, इसके लिए मतलब कौन से संस्थान द्वारा एक समर्थ ऐप लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। समर्थ के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको शामिल कर दिया। इसमें मैंने आपको बता भी दिया था पहले वैसे कि NIT कुरुक्षेत्र के द्वारा ये काम किया जा रहा है। जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें स्वचालित क्या होगा दोस्तों, स्वचालित शिक्षण प्रारंभ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मनरेगा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2006 का, उसके बाद से ही दोस्तों क्या होता है, मनरेगा का मतलब 100 दिन का कार्य दिया जाता है, और इसके तहत ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसके लिए कितना अतिरिक्त कोष की बात की गई है यहाँ पर? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, 30,000 करोड़, 33,000 करोड़, 37,000 करोड़ या 40,000 करोड़। तो अभी हाल ही में कितने करोड़ की बात की गई है दोस्तों? 40,000 करोड़। हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए और कब आया था ये। तो देखिए, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006 का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूर कार्य समय को बढ़ाया था लेकिन अब उसे वापस ले लिया? दोस्तों, क्या हुआ था कि जैसे कारखाना अधिनियम है 1948 के तहत कितने घंटे कोई भी मजदूर श्रमिक काम कर सकता है पर डे दोस्तों? तो 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। तो ये क्या कोविड-19 के कारण अभी बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तों, जो मतलब वर्कर्स का जो फंड है यानी संगठन है, उसने मतलब याचिका दायर कर दी जिससे वापस ले लिया। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। आपको ये ध्यान रखना है, यूपी की बात है। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, यूपी सरकार ने मजदूरों का प्रतिदिन का कार्य समय बढ़ा दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश वर्कर्स फंड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जिससे यूपी सरकार ने यह अधिनियम वापस ले लिया है। तो देखिए यूपी के बारे में हम कई बार बात कर चुके। यहाँ के यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है दोस्तों। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और यूपी का फेमस राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात अम्फन की चेतावनी दी है। ये चक्रवात सर्वाधिक किस राज्य को प्रभावित करेगा? तो दोस्तों देखिए ये वैसे तो उड़ीसा को भी करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कौन से आपको सही आंसर लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहना है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। तो दोस्तों ये सर्वाधिक एक दीघा द्वीप है दोस्तों। कहाँ पर है दीघा द्वीप? ये है पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पर ये आने वाला है। और इसके बारे में दोस्तों मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि इसकी जो स्पीड रहेगी जो हाईएस्ट 195 किलोमीटर तक रह सकती है। और ये बहुत ज़्यादा घातक होगा। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ये सर्वाधिक प्रभाव डालेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम बात करते हैं आगे। तो देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवाती तूफान अम्फान बहुत प्रचंड है, जो बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। जो बड़े स्तर पर क्या पहुंचा सकता है दोस्तों? नुकसान ही होता है इनसे। तो उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अम्फान प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा द्वीप तथा बांग्लादेश के हतिया द्वीप समूह, दोस्तों ये दोनों द्वीप समूह आपको याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल का दीघा द्वीप और बांग्लादेश का हतिया द्वीप समूह के बीच दस्तक दे देगा 20 मई को, ये बताया गया है दोस्तों भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस दौरान हवाओं की रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है, जो 195 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यानी ये रफ्तार वैसे तो 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रह सकती है, लेकिन दोस्तों ये 195 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तो कल 20 मई है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, केयर करना है अपने आप को, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट इसी में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए मृत्युंजय महापात्र ने कहा दोस्तों क्या है कि भारतीय मौसम विभाग के अभी जो हेड हैं वो कौन है? मृत्युंजय महापात्र। तो देखिए मृत्युंजय महापात्र ने कहा इसके प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में 20 मई की दोपहर बाद या शाम को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करने तथा दीघा पश्चिम बंगाल एवं हतिया बांग्लादेश द्वीप समूह के बीच ये क्या करेगा? सर्वाधिक प्रभाव डालेगा दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के करीब 24 परगने जैसे हावड़ा है, हुगली है, कोलकाता है, मिदनापुर है, इनमें बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करेगा इन क्षेत्रों को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए उत्तर से उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं ये। तो देखिए इसकी दिशा क्या हो सकती है दोस्तों? इसकी दिशा उत्तर से उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, तो यानी इस तरीके से इसकी दिशा हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी कौन से चक्रवात की बात की है हमने? अम्फन या अम्फान भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में कौन सी कंपनी या कंपनियों ने निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी जियो प्लेटफॉर्म जो मुकेश अंबानी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म दोस्तों इसी तरह का होगा जैसे अमेजोन कंपनी है, एक स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, यानी जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्हीं की तरीके से जियो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियों ने निवेश किया है। तो इनमें आपको बताना है कौन कौन सी कंपनियों ने निवेश किया है। तो देखिए हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी सिल्वर लेक, ऑप्शन सी जीए यानी जर्नल अटलांटिक, ऑप्शन डी ऑल। तो दोस्तों इसमें अभी सभी ने फेसबुक, सिल्वर लेक,
जनरल अटलांटिक, इन सभी ने निवेश किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के CEO किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के CEO किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? जुबैर इकबाल को। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 यहाँ से हटाया गया और 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया दोस्तों। बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और ये कब बना दिए गए दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को क्या होता है दोस्तों? जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी जयंती 31 अक्टूबर को होती है। तो उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने करीब 562 रियासतों का एकीकरण किया था। तो इस वजह से ये डेट इम्पोर्टेंट थी और ये भी एक यूनिटी में स्थापित हुआ है। तो इसलिए 31 अक्टूबर को ये 2 केंद्र शासित प्रदेश सेपरेट किए गए। अभी जम्मू कश्मीर के जो दोस्तों उपराज्यपाल हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और दोस्तों लद्दाख के कौन हैं? लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर हैं। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए PPP बेसिस के तहत सरकार 6 नए हवाई अड्डों की नीलामी करेगी। तो ये किसके अंडर में आते हैं दोस्तों? भारतीय विमान प्राधिकरण। तो आपको बताना है भारतीय विमान प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं। तो देखिए PPP बेसिस का मतलब क्या है दोस्तों? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस के तहत, यानी इसमें मतलब निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आप समझ ही रहे हो दोस्तों। तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बताना है, यानी भारतीय विमान प्राधिकरण, यानी आप कह सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए इसके दोस्तों अभी अध्यक्ष कौन है? ये हैं दोस्तों अरविंद सिंह। ये आपको पता होना चाहिए। अजय भल्ला तो दोस्तों कौन है? अजय भल्ला तो हैं होम, यानी जो गृह सचिव हैं दोस्तों। और अभी कोविड-19 को लेकर के एक जो कमेटी वगैरह बनाई गई है दोस्तों, उसके भी अध्यक्ष बनाए हैं अजय भल्ला को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए भारतीय विमान प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल के ध्वज का अनावरण किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष बल में लगभग कितने सैनिक शामिल होंगे? दोस्तों हुआ क्या है, अंतरिक्ष के लिए भी फोर्स का गठन किया है अमेरिका ने, अंतरिक्ष के लिए भी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अब कितने सैनिक शामिल किए जाएंगे ये आपको बताना है। वहाँ का जो अंतरिक्ष की जो सेना गठित की है उसका फ्लैग का अनावरण किया है, लॉन्च किया है दोस्तों। तो आपको अमेरिकी अंतरिक्ष बल में कितने सैनिक शामिल होंगे लगभग वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है 12,000, 14,000, 16,000 या 18,000। तो दोस्तों कितने? 16,000 सैनिक इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने बैंकिंग मेलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। इस मेलवेयर का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया है? बैंकिंग मेलवेयर। दोस्तों मेलवेयर होते हैं जो क्या ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मतलब दुर्भावना की दृष्टि से बनाए जाते हैं। तो अभी बैंकिंग मेलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। तो इसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए इवेंट बॉट, राइडेक्स, कोटार या नैनो केयर। तो दोस्तों अभी जो बैंकिंग मेलवेयर है यानी इससे क्या आपके जो खाते वगैरह हैं उनसे क्या पैसे वैसे निकाले जा सकते हैं। आपको एक लिंक भेजा जाएगा कि इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। ऐसे करके आपके लिंक आएंगे और आपसे OTP वगैरह पूछ ली जाएगी। तो ये मेलवेयर
का कौन सा, और बाकी आपके अकाउंट को हैक भी किया जा सकता है इससे। तो ये इसका नाम क्या है दोस्तों बैंकिंग मेलवेयर का, तो इसका नाम है इवेंट बॉट। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मेलवेयर 4 टाइप के होते हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ये एक तो वॉर्म नाम होता है, एक ट्रोजन होता है, एक स्पाईवेयर होता है और एक रैंसम वेयर होता है। तो दोस्तों अभी जो ये मेलवेयर है इवेंट बॉट, ये कौन से टाइप का है, ट्रोजन है ये दोस्तों। ये कौन सा है, ट्रोजन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों जो कल हमने यानी जो आपको क्वेश्चन दिए थे, संडे को आपको क्वेश्चन दिए थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान के साथ 145 मिलियन डॉलर की ऋण सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं दामोदर घाटी परियोजना को लेकर। तो दोस्तों अभी एक तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने किसके साथ 145 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के तहत स्थापना हुई थी दोस्तों। 1945 में स्थापना हुई थी और इसके अभी हेड हैं दोस्तों, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, CFO हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर ये अंशुला कांत हैं, और चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री ये कैरी हैं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारी आपको जानकारी इतनी मिल जाती है कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप नेशनल और इंटरनेशनल GK को भी 70% यहीं से कवर कर पाओगे। और जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों एग्जाम में कि यार ये तो कहीं पर मिलते ही नहीं है, ये कहाँ से आए हैं, तो वो दोस्तों इसी प्रकार से आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो IMF यानी वर्ल्ड बैंक के साथ 145 मिलियन डॉलर की दामोदर घाटी परियोजना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्य की है मुख्यतः, तो ये पश्चिम बंगाल की है। हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हम बता चुके हैं आपको। अब हम बात करते हैं संडे का सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। बहुत ज़बरदस्त लिखा है, अशोक कुमार ने लिखा है दोस्तों, आरती सोमवंशी ने लिखा है और भी कई स्टूडेंट, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है। तो दोस्तों आप भी ज़बरदस्त लिखें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। बैठे रहने से कोई काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में पंचेन लामा की रिहाई को लेकर अमेरिका सरकार ने चीन सरकार से आग्रह किया है। तो पंचेन लामा कहाँ के धर्मगुरु हैं? तो दोस्तों पंचेन लामा को क्या किया गया था, 6 वर्ष की आयु में उनको अरेस्ट कर लिया और उसकी फैमिली के बारे में भी पता नहीं है, और ये दलाई लामा के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ के धर्मगुरु हैं? ये हैं दोस्तों तिब्बत के। तो ये आपको पता होना चाहिए, तिब्बत के ये क्या हैं दोस्तों, धर्मगुरु। ध्यान रखना तिब्बत या अंडरलाइन थाईलैंड वैसे ही हो गया, तो आपको ध्यान तिब्बत रखना है। तिब्बत के धर्मगुरु हैं ये, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको मैक्सिमम लिखना है, अधिकतम लिखना है, ज़बरदस्त लिखना है। आपको अपने तैयारी पर एकदम 4 चांद लगाना है दोस्तों। तो देखिए विश्व दूरसंचार एवं सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप मैक्सिमम लिखोगे इसके बारे में तब ही आप सक्सेस होगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो आपको लिखना है। तो देखिए भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, प्रधानमंत्री शिक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कोविड शिक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ई-लर्निंग कार्यक्रम। तो आपको बताना है कौन सी पहल शुरू की। अब दोस्तों हम थोड़ा देख लेते हैं जो क्या है कि बड़े टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये अभी चर्चा में था, तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानना है। तो देखिए हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST के एक स्वायत्त शासी निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता के तहत विज्ञान एवं तकनीक आधारित नवोन्मेषी समाधानों की पहचान की है। दोस्तों, चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता के तहत क्या किया है, यानी जो इनोवेटिव समाधानों की पहचान की है। किसने दोस्तों? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना मार्च 2000 में की गई थी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से की गई थी। आगे हम बात करते हैं तो यह ज़मीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों, इनोवेशंस एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं तो इस मिशन के बारे में। इसका मिशन भारत को ज़मीनी स्तर पर तकनीकी नवप्रवर्तकों के लिए नीति एवं संस्थागत स्थान का विस्तार करके एक रचनात्मक एवं ज्ञान आधारित समाज बनने में मदद करना है। दोस्तों, मेन क्या है, जो नेशनल इनोवेशन मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नए नए जो आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशन को प्रमोट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है इसकी ये किसके अंडर में काम करता है? तो देखिए, ये करता है राष्ट्रीय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अंडर में। और आपको एक बात ये भी याद रखनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 2000 में हुई थी, मार्च 2000 में। बात करते हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक की दोस्तों। सिक्किम का 45वां दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, सिक्किम का दिवस, जो राज्य दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 16 मई को। क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि भाई भारत का 22वां राज्य कौन सा बना? तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम बना था। और सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई। और कब स्थापना हुई थी? सिक्किम कब पूर्ण राज्य बना था? तो 16 मई 1975 को। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का। आगे हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। ये उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो उत्तर एवं उत्तर पूर्व में, तो देखिए उत्तर में भी चीन से लगती है और उत्तर पूर्व में भी चाइना से लगती है। पूर्व में भूटान से लगती है, पश्चिम में नेपाल से लगती है और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहाँ चौग्याल शासन था, यानी चौग्याल शासकों का शासन था 1947 तक। ये ध्यान रखें, आपसे ये कई बार पूछा जाता है। एक बार UPSC 2015 में पूछा गया था कि चौग्याल शासकों का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, चौग्याल कहाँ के थे पहले? ये थे सिक्किम के। आगे बात करते हैं। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया था। आगे बात करते हैं तो दोस्तों, 1974 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी इच्छा जताई। तदनुसार भारतीय संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। 1975 में के एक जनमत संग्रह के दौरान सिक्किम के लोगों ने चौग्याल शासन को समाप्त करने के पक्ष में मत दिया। तो देखिए, जनमत संग्रह करवाया गया 1975 में और चौग्याल शासन से मुक्त होने की सिक्किम के सभी लोगों ने मांग की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखिए, इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम भारतीय संघ का राज्य बना। दोस्तों देखिए, एक स्वायत्त राज्य बनाया था 35वां संविधान संशोधन तहत, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया दोस्तों? ये दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। दोस्तों अभी क्या है कि जो प्रवासी
भारतीय हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने काम के लिए रहते हैं, तो वो क्या कोविड-19 के कारण कुछ लोग हैं जो भाई ट्रकों से मतलब कुचल कर मर गए हैं, कोई ट्रेन से, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उनको घर जाने में कठिनाई आ रही हैं, तो इसलिए ये लेख आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, कोविड-19 के मद्देनज़र प्रवासियों के आगमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित किया है। दोस्तों क्या विकसित किया है? नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इतना ज़बरदस्त करंट अफेयर्स किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। वन लाइनर पढ़ा रही है दुनिया, तो आप अच्छे से पढ़ें और बेहतर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और एग्ज़ाम में ज़बरदस्त क्वेश्चन फाइट करके आएँ। धन्यवाद दोस्तों।